साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन और ये पार्ट 3 होगा। बहुत सारी आपने देखा है रेवोल्यूशन हुए, प्रोटेस्ट हुए, उसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनने जा रहा है, मतलब राजा भी रहेगा और अपना संविधान भी रहेगा फ्रांस का। सो द नेशनल असेंबली ने अपना जो ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का वो कंप्लीट कर लिया था 1791 में। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या उद्देश्य था नेशनल असेंबली का? तो उद्देश्य था कि जो मोनार्क है उसकी पावर्स को लिमिट कर देना, मतलब कुछ रोक होनी चाहिए, कुछ चेक एंड बैलेंसेस होने चाहिए मोनार्क के ऊपर भी। एंड these powers, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to different institution। पहले सारी पावर राजा के हाथ में होती थी, तो अब क्या बोला गया कि ये जो पावर्स हैं किसी एक के हाथ में देने से अच्छा है कि इन पावर्स को हम क्या कर दें, अलग अलग इंस्टीट्यूशन को दे दें। द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी जो आज आपको इंडिया में देखने को मिलता है, उसी प्रकार से इन पावर्स को बांट दिया गया। एंड द लेजिस्लेचर दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और ये सब करने के बाद फ्रांस क्या बन गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है। फिगर 7 में आपको एक्सप्लेन करा गया है कि नया पॉलिटिकल सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है। सो ये एक पॉलिटिकल सिस्टम दिखाया जा रहा है कि इस प्रकार से कुछ काम होता है फ्रांस के अंदर। ठीक है, आपको जुडिशरी दिख रही है, एग्जीक्यूटिव दिख रही है और लेजिस्लेचर दिख रहा है। यहाँ किंग को वीटो पावर दी गई है और नेशनल असेंबली भी जो है जिसमें 745 मेंबर्स हैं, ये भी टाइम टू टाइम कंट्रोल करेगी, क्योंकि पहले क्या था, राजा के पास बहुत ज़्यादा पावर्स होती थी, वो चाहे कुछ भी कर सकता था। लेकिन अब नेशनल असेंबली भी थोड़ा सा लिमिट करेगी किंग की पावर्स को। एंड यहाँ देखिए मिनिस्टर्स पे भी कंट्रोल रखा जाएगा। देन एक्टिव सिटीजन्स कौन है, एंटाइटल्ड टू वोट अबाउट 4 मिलियन ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियन। तो ये एक्टिव सिटीजन्स वो है जो वोट कर सकते हैं, लगभग 4 मिलियन है ये। एंड पैसिव सिटीजन्स कौन है, जिनको कोई भी वोटिंग राइट नहीं है, करीबन 3 मिलियन है ये, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, जिनकी एज भी 25 से कम है। तो अभी भी हम देख रहे हैं कि सारे लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं है एज के अकॉर्डिंग, मतलब 25 से छोटे लोग, जो 25 साल से छोटे हैं वो वोट नहीं कर सकते। एंड जो थोड़े पैसिव सिटीजन्स हैं वो वोट नहीं कर सकते, ओनली एक्टिव सिटीजन ही वोट कर सकते हैं। तो दिस इज द पॉलिटिकल सिस्टम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 इन फ्रांस। कॉन्स्टिट्यूशन बना 1791 का, उसने काफी पावर दे दी थी कि आप लॉज बना सकते हो नेशनल असेंबली के अंदर, एंड उन लोगों के लिए जो इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे। अब ये लोग इनडायरेक्टली इलेक्ट क्यों होंगे, इसलिए होंगे क्योंकि यहाँ पर जो सिटीजन है वो वोट करेंगे इलेक्टोरल्स के लिए, और जो इलेक्टोरल्स हैं वो चूज करेंगे फिर असेंबली। ठीक है, तो सिटीजन्स डायरेक्टली असेंबली को नहीं चूज कर पाएंगे, बीच में कौन रहेगा, ग्रुप ऑफ इलेक्टोर्स। नाउ नॉट ऑल सिटीजन हाउएवर हैड द राइट टू वोट। सारे सिटीजन्स को राइट नहीं दिया गया है वोट का। कुछ जो मैन 25 ईयर्स से बड़े हैं और जो टैक्स देते हैं करीबन उनके 3 दिन के वेज के बराबर का, वो ही लोग एक्टिव सिटीजन की श्रेणी में आते हैं और उन्हीं लोगों को अधिकार है कि वो क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। और जो बचे कुछ आदमी और औरत हैं उनको पैसिव सिटीजन की कैटेगरी में डाला गया है। एंड टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टोर एंड देन एज अ मेंबर ऑफ द असेंबली अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर। और अगर कोई क्या चाहता है, इलेक्टोर बनना चाहता है या फिर नेशनल असेंबली जो बनाई जा रही है उसका सदस्य बनना चाहता है, मेंबर बनना चाहता है, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, वो एक ऐसी श्रेणी का व्यक्ति होना चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे कर रहा है। तो हम ये क्या देख रहे हैं कि अभी भी सारे लोगों को इक्वल वोटिंग राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं। सो क्या हुआ
कि जब कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है तो वहां पर डिक्लेरेशन किया गया है किन बातों का, कि इंसान के अधिकारों का, सिटीजन नागरिक के अधिकारों का यहाँ पर उल्लेखन किया गया है। एंड वो किस प्रकार के राइट्स है, राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब आप जो चाहें जैसी चाहें स्पीच दे सकते हैं, आप अपने ओपिनियन दे सकते हैं, और कानून के सामने चाहे फिर आप अमीर हो गरीब हो, आप किसी भी कास्ट के हो, आप सब इक्वल हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इनको नेचुरल और इनएलिएनेबल राइट्स घोषित कर दिया गया। सो दैट इज दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। बोला गया कि ये सारे जो अधिकार हैं ये हर ह्यूमन बीइंग के पास होने चाहिए उसके जन्म से ही, और इन अधिकारों को कोई भी इंसान से छीन नहीं सकता। एंड इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट। तो ये ड्यूटी है स्टेट की, कंट्री की या किसी भी राष्ट्र की, कि वो अपने सिटीजन्स के जो अधिकार हैं उनको प्रोटेक्ट करे। ठीक, यहाँ पर आपको ये बात समझ में आई? आगे देखते हैं। तो सोर्स सी के अंदर आपको डिक्लेरेशन बताया गया है उन राइट्स का जो सिटीजन्स के लिए बताए जा रहे हैं। ये बोला जा रहा है कि जो मैन है जिनका भी जन्म हो रहा है वो फ्री है, और अपने उनके अगर अधिकारों की बात करी जाए तो कैसे भी वो घर में जन्मे पर उनके अधिकार आपस में इक्वल रहेंगे। एंड जो भी पॉलिटिकल पार्टी या एसोसिएशन बनते हैं उनका मेन उद्देश्य क्या रहेगा कि जो नेचुरल और इनएलिएनेबल राइट्स है उनका प्रिजर्वेशन कर सके, उनको बचा के रख सके। अब ये कौन से राइट्स हैं? सो ये राइट्स हैं लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड रेजिस्टेंस टू ऑप्रेशन। अब देखो यहाँ पर बोला गया है जो सॉवरेनिटी है वो नेशन के अंदर रिसाइड करेगी, ना कि किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर। इसका एग्जांपल ये है, पहले तो आप समझो ये सॉवरेनिटी वर्ड बना है सॉवरेन से। इंडिया अगर मैं बोलूं एक सॉवरेन कंट्री है, इसका मतलब ये कि इंडिया अपनी पॉलिसी बनाने के लिए या अपने किसी भी कानून को बनाने के लिए या कोई निर्णय लेने के लिए क्या अमेरिका से पूछता है, क्या रशिया से पूछता है? नहीं पूछता, वो फ्री है। कौन? इंडिया फ्री है और अपने डिसीजन खुद ले सकता है, यानी इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है। तो वैसे ही बोला गया है कि जो सॉवरेनिटी है वो नेशन के अंदर होगी, जो लोग आपने चुने हैं वो देखेंगे क्या करना क्या नहीं करना, कोई एक ग्रुप या कोई एक इंडिविजुअल नहीं कर सकता। पहले क्या हो रहा था कि एक राजा था और वो ही एक्सरसाइज कर रहा था सारी अथॉरिटी को लोगों के ऊपर, वो मालिक बन के रखा था, सुप्रीम पावर थी उसके पास। तो अब ऐसा नहीं होगा। लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब ये बोला गया है कि ऐसी पावर्स जो दूसरों के लिए हानिकारक ना हो वही लिबर्टी की श्रेणी में आएंगी। ठीक है, और अगर कोई ऐसी चीज है, ऐसा कोई अधिकार है जो लोगों के लिए इंजूरियस हो सकता है या बुरा हो सकता है, तो उसको लॉ की सहायता से हटा दिया जाएगा। लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल। ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन इट्स फॉर्मेशन पर्सनली और थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर इट। ठीक है, कानून क्या है? कानून किसी एक का बनाया गया नहीं है, ये दिखाता है सभी लोगों की सहमति, क्या बोलते हैं ना, सभी लोगों की जो मिली हुई सहमति होती है, यही दिखाता है लॉ हमारा। और हर सिटीजन को अधिकार है कि वो लॉ बनाने में, कानून बनाने की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर सके, या तो खुद पार्टिसिपेट करे एक रिप्रेजेंटेटिव बन के। अगर वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन पाता है लॉ बनाने की प्रक्रिया में, तो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा कर दे। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लॉ बनाने की प्रक्रिया में राइट टू पार्टिसिपेट यहाँ पर लोगों को दिया गया है। सारे सिटीजन्स इक्वल होते हैं कानून की नजरों में। No man may be accused, arrested or detained except in cases determined by the law. तो अगर आपको किसी को दोषी ठहराना है या अरेस्ट करना है, जेल में डालना है, तो जब तक कानून की लिखी बातों के अनुसार वो गुनहगार साबित नहीं हो जाता है, आप तब तक ऐसा नहीं कर सकते हैं। Every citizen may speak, write and print freely. He must take responsibility for the abuse of such liberty in cases determined by the law.
हर इंसान को, हर नागरिक को अब क्या है, स्वतंत्रता है। आप बोल सकते हो जो आप बोलना चाहते हो, आप लिख सकते हो आप जो लिखना चाहते हो, और आप अपनी लिखी हुई बातों को, अपनी बोली हुई बातों को प्रिंट करके औरों तक भी पहुंचा सकते हो। अब आपको खुली छूट दी जा रही है। लेकिन हाँ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसा कोई काम ना करें, ऐसा कोई काम ना करें जो लॉ के खिलाफ हो। For the maintenance of the public force and for the expenses of administration, a common tax is indispensable. It must be assessed equally on all citizens in proportion to their means. पहले क्या हो रहा था कि 3 प्रकार के एस्टेट थे, उनमें से सिर्फ तीसरा जो एस्टेट था लोगों का, वही टैक्स देता था। क्लर्जी और नोबिलिटी से टैक्स नहीं लिया जाता था। तो अब बोला जा रहा है कि हर व्यक्ति से आपको टैक्स लेना है। Since property is sacred and inviolable right, no one may be deprived of it unless a legally established public necessity requires in it. In that case, a just compensation must be given in advance. बोला गया है कि प्रॉपर्टी भी सबका अधिकार है, मतलब हर इंसान के पास उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के पास नहीं है। लेकिन अगर मान लो किसी कारणवश लीगली कुछ पब्लिक नेसेसिटी, मतलब लोगों की ज़रूरत के अनुसार अगर हमें कोई ज़मीन चाहिए रहती है, किसी इंसान से हम उस ज़मीन को लेते हैं, तो जिस इंसान से हम उस ज़मीन को ले रहे हैं, ज़मीन के बदले में कुछ कंपेंसेशन हम उसे देंगे। या तो हम उसे कहीं ज़मीन दे देंगे दूसरी जगह, या फिर पैसे दे देंगे, ठीक है, तो कंपनसेट करेंगे हम उसे। अब देखिए यहाँ पर कुछ रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स हैं, उनको हम रीड करेंगे और जानेंगे कि ये क्या हमें बता रहे हैं। The majority of men and women in the 18th century could not read or write, so images and symbols were frequently used instead of printed words to communicate important ideas. अब 18th सेंचुरी में जो ज़्यादातर आदमी औरत थे बेटा, वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, इसलिए सिंबल्स का यूज किया जाता था, है ना, ताकि वो सिंबल्स देख के समझ सके। द पेंटिंग्स बाय ली बार्बियर use many such symbols to convey the content of the Declaration of Rights. Let us try to read these symbols. तो जो Declaration of Rights थे ना, उनके लिए, उनको समझाने के लिए जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वो सिंबल्स बनाए गए हैं ली बार्बियर के द्वारा। देखिए ये है टूटी हुई चेन, द ब्रोकन चेन। तो चेन्स किस लिए यूज होती थी, जो गुलाम होते थे उनको बांध के रखने के लिए। अब ये चेन क्या हो गई है, टूट गई है ना, खुल गई है, तो इसका मतलब ये कैदी आजाद हो गया, अब आप फ्री हो, तो इसका ये मतलब है। द बंडल ऑफ रॉड्स, ये रॉड्स का एक बंडल है, तो वन रॉड कैन बी इजिली ब्रोकन बट नॉट एन एंटायर बंडल, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, है ना, एकता में बल, एकता में शक्ति। ये वही बात बताया जा रहा है कि अगर एक रॉड है तो आप उसको तोड़ सकते हो, लेकिन अगर पूरी रॉड्स का एक क्या बन जाएगा, समूह आ जाएगा या गुच्छा आ जाएगा, तो आप उसको नहीं तोड़ पाओगे। यूनिटी में स्ट्रेंथ होता है, एकता में बल होता है, ये वही बताया जा रहा है। आई विद इन अ ट्राइएंगल रेडिएटिंग लाइट, इसका क्या मतलब है, देखो आंख है ट्रायंगल के अंदर, उसमें से लाइट रेडिएट कर रही है। द ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज, द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस। आपके पास अगर नॉलेज होगा, ठीक है, तो जो भी चीज़ आपको नहीं पता होगी ना, वो भी आपको सब पता पड़ जाएगी। जो सन की किरणें हैं वो आपके सारे जो बादल आपके ऊपर आए हुए हैं इग्नोरेंस के, उन सबको हटा देगी। ये क्या है, स्कैप्टर है। ये क्या है, सिंबल ऑफ रॉयल पावर। ये आपने देखा होगा, मतलब जो पुराने सीरियल्स आते हैं ना अकबर वगैरह के, उनमें देखा होगा पृथ्वीराज चौहान वगैरह के, कि एक इसको खोल दो तो एक लेटर सा निकलता है, मतलब ये रोल है ऐसा। अगर हम इसको खोलेंगे तो ये ऐसा कुछ पेज सा बन जाएगा, और यहाँ पर लेटर लिखा होता था। राजा के दरबार में एक व्यक्ति इसको पढ़ता था, ठीक है, इसको यहाँ से ओपन करेंगे तो ये वही चीज़ है, और ये रॉयल पावर को डिनोट करता है। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग। अब ये क्या है, एक स्नेक है और ये अपनी पूंछ को ही काट रहा है और एक रिंग बना रहा है,
तो ये क्या है, सिंबल ऑफ एटर्निटी है ये। अ रिंग हैज नाइदर बिगिनिंग नॉर एंड, इसका जो रिंग है ना तो इसका कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। अब आपको बता दूं मैं एटर्निटी क्या होता है तो आप ज्यादा अच्छे से समझ जाओगे। बेटा एटर्निटी का मतलब होता है अनंत काल, ऐसा समय जिसका कोई अंत ही नहीं है। आप देख रहे हो सांप यहाँ से शुरू हो रहा है फिर अपनी पूंछ खा रहा है, तो पता ही नहीं पड़ रहा शुरुआत कहाँ है और अंत कहाँ है, अनंत काल है ये, ठीक है। रेड फाइग्रियन कैप, मे बी मैं इसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। और ये कैप कौन सी है, ये कैप उन लोगों की है जो पहले कभी गुलाम रहे होंगे अब लेकिन वो आजाद हो चुके हैं, तो उसको ये डिनोट करती है कैप, जो आजाद हो चुके गुलाम। और ये ब्लू व्हाइट रेड, ठीक, ये क्या है, द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस, ये नेशनल कलर्स हैं फ्रांस के। तो ये जो औरत है ब्लू व्हाइट रेड कलर के साथ ये डिनोट करती हैं फ्रांस के नेशनल कलर्स को। इसके बाद है द विंग्ड वुमन, ये विंग्ड वुमन क्या दिखा रहा है, पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ, मतलब ये कानून को दिखा रहा है, कानून के इस प्रकार से पंख लगे हैं तो कानून को दिखाने के लिए ये औरत दिखाई जा रहे हैं जिनके पंख हैं। फिर द लॉ टैबलेट, ये क्या है, लॉ से बनी हुई कैप्सूल्स टाइप के दिख रहे हैं आपको, टैबलेट है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि लॉ इज सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट, क्या बताया जा रहा है कि लॉ सबके लिए समान है और सब लॉ के सामने बराबर हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे कि फ्रांस ने क्या कर दिया, मोनार्की हटा दी और वो एक रिपब्लिक बन गया, क्योंकि हमने अभी देखा था पहले किंग था सिर्फ, है ना, और किंग बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था लोगों को, तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गया, मतलब राजा अभी भी है लेकिन इससे काम चलेगा नहीं, ठीक है। तो मोनार्की बिल्कुल ही हटा दिया जाएगा और फ्रांस को एक रिपब्लिक बना दिया जाएगा, जिसको मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, पसंद आता है तो लाइक करिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट की चाहते हैं ये भी आप मुझे बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षी विद्या साधना।